हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। और क्रिया में आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को किस तरह से पहचानते हैं, और इनके पहचानने के आज आपको कई तरीके बताए जाएंगे जिस तरीके से आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आज ये पद परिचय की वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने वह नहीं देखे हैं देख लेना। चलिए आज जो है हम पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द कुल 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। विकारी शब्दों के क्रम में चौथा है क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। ठीक, और देखिए क्रिया प्रत्येक भाषा में क्रिया कुछ ना कुछ कहते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा में भी क्रिया होती है, लेकिन वहाँ पर इसको हम कहते हैं धातु। यहीं से समझना, क्योंकि जो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सभी का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो जो क्रिया है हिंदी भाषा में, हिंदी की क्रिया भी जो संस्कृत की क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं धातु, उसी से बनी है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु होता है, क्योंकि जो मूल भाषा है वह संस्कृत है और संस्कृत में हम क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। तो जो क्रिया का मूल रूप होगा धातु होगा, क्योंकि हिंदी की सभी क्रियाएं धातुओं से बनी हैं। तो एक बात यहाँ पर निकल कर के आ जाती है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। मूल रूप कैसा, ये समझ लेते हैं। मूल रूप कैसा, जैसे कि है चल। ठीक है, चल ये क्रिया का मूल रूप है। ठीक, ये धातु है, ये क्रिया का मूल रूप है। अब इससे यदि हमें हिंदी क्रिया बनानी है तो इसमें हमें हिंदी का एक प्रत्यय होता है ना, इसको जोड़ना होगा। इसे जोड़ करके ये बन जाएगा चलना। ठीक, चल धातु है, ना इसमें प्रत्यय जोड़ दिया। धातु में प्रत्यय जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे ये बना चलना। जैसे पढ़, ये क्रिया का मूल रूप है और इसमें ना जोड़ देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बनेगा पढ़ना। ठीक, तो जो मूल रूप होता है धातु होती है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, और उस मूल रूप में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। आगे चलते हैं। देखिए हमने बुकों में क्रिया की परिभाषाएं पढ़ रखी हैं। जैसे कि एक परिभाषा हमने बुक में पढ़ी है, पढ़ते आए हैं, वाक्य में कार्य का होना। वाक्य में कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, वाक्य में कार्य का होना या करना ये क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये परिभाषा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि क्रिया कोई वाक्य नहीं होती। क्रिया एक स्वतंत्र शब्द होता है। ठीक है, जो यदि हम वाक्य में प्रयोग करें या ना करें वह क्रिया ही कहलाएगा। जैसे कि हमने अभी एक शब्द लिया था, क्या? पढ़ना। पढ़ना। ठीक है, अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोहित पढ़ता है, तो इसमें जो पढ़ता है एक क्रिया हो गई।
अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग ना करें, ऐसे ही रहने दें पढ़ना, क्या तब ये क्रिया नहीं है? पढ़ना अब क्रिया नहीं है? अगर एक शब्द लिख दिया हमने पढ़ना, खाली पढ़ना या खाना या खाता है, इतना ही लिख दिया केवल, तो क्या ये क्रिया नहीं होगी? क्रिया होगी। वाक्य में प्रयोग करें या ना करें, ये शब्द तो क्रिया ही कहलाएगा। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक काम है। ठीक है, तो पढ़ना क्रिया है, इसको वाक्य में प्रयोग करें अथवा ना करें, इसलिए यहाँ परिभाषा में वाक्य का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? वह शब्द, ठीक है, वाक्य नहीं, वह शब्द, वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है। वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई क्रिया की परिभाषा। यह है क्रिया की परिभाषा। अब देखिए, ऐसे कोई बच्चा है, हम उससे पूछते हैं कि तुमने क्या आज सुबह क्या क्या किया, तो बच्चा कहता है मैं उठा, है ना। बच्चा क्या कहता है? उठा, है ना। तो उठना क्रिया हो गई। बच्चा कहता है कि मैं नहाया, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? नहाना। बच्चा कहता है मैंने खाना खाया, ठीक, तो खाना क्रिया हो गई। बच्चा कहता है मैं दौड़ा, दौड़ना क्रिया हो गई। बच्चा कहता है खेला, तो खेलना क्रिया हो गई। ठीक, तो ये क्या है? ये काम है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करने का बोध होता है, तो उठना, नहाना, खाना, दौड़ना, खेलना, इनसे किसका बोध हुआ? कामों का, कार्यों का। तो जिन शब्दों से कार्यों का बोध हो, उसे हम कहते हैं क्रिया। समझ में आ गया क्रिया क्या होती है? अब देखिए, जैसे कि चलिए अब बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो जो क्रिया के भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, ठीक है। और आगे और भी भेद आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आज केवल हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक, और दूसरा होता है सकर्मक। दो भेद होते हैं, अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक में देखिए, इसमें ए जुड़ा है, सकर्मक में स। इनकी परिभाषा इन शब्दों के अर्थ में ही है। अकर्मक, ए का ए जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है, इसमें ए उपसर्ग लगा है। ए का अर्थ, ए उपसर्ग यदि किसी शब्द के साथ में जुड़ जाता है तो उसका अर्थ निकलता है नहीं के अर्थ में, यानी कि कर्म नहीं है। से का अर्थ होता है साथ, साथ कर्म, और यहाँ पर नहीं कर्म, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म नहीं है तो वह होगी अकर्मक, और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म है, कर्म साथ में है, तो वह होगी सकर्मक। यानी कि यह हो गई कर्म रहित, यह क्रिया हो गई कर्म रहित, और यह हो गई कर्म सहित। इसका अर्थ ये हुआ, जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनके साथ में कर्म नहीं होता, इन्हें कर्म की ज़रूरत नहीं होती, इन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं होती। और सकर्मक क्रियाएं होती हैं जिन्हें कर्म की ज़रूरत होती है, ठीक, जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत होती है। तो दो क्रियाएं हो गई, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया।
अब इसमें एक एक क्रिया को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली है क्या, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में देखिए कोई भी वाक्य होता है उसमें होता है कर्ता, फिर होता है कर्म और फिर होती है क्रिया, ठीक। कर्म जरूरी नहीं है हो या ना हो, ये जरूरी है और ये जरूरी है। जो कर्ता होता है वाक्य में दृश्य भी हो सकता है अदृश्य, मतलब कर्ता हमें वाक्य में दिखाई दे भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्रिया हमें दिखाई देगी, ठीक। जब क्रिया होगी तो उसको करने वाला भी होगा, कर्ता, कर्ता कहते हैं जो काम करता है, ठीक। जब कोई काम होगा कोई ना कोई तो उसको करेगा, ठीक है, जो काम करेगा वो होगा कर्ता। लेकिन जो कर्म जो होता है भी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिन वाक्यों में ये कर्म होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म होगा तो वह तो होगी सकर्मक, और जिसके साथ में कर्म नहीं होगा वह होगी अकर्मक। तो जो अकर्मक क्रिया होती हैं उसमें कर्म नहीं होता है, तो जो ये कर्म है उन वाक्यों में कर्म नहीं होगा, ठीक है, कर्म नहीं होगा। किस में नहीं होगा, अकर्मक क्रिया हम पढ़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया इस समय, तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। और एक बात और बता दें, जो क्रिया अपना प्रभाव डालती है वह अपने से ठीक पहले शब्द पर डालती है, चाहे वह कर्ता हो या कर्म हो। जब अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, ध्यान देना, जब अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं है, कर्म होता ही नहीं है, तो क्रिया का प्रभाव अपना किस पर डालेगी, सीधा सीधा कर्ता पर। किस पर डालेगी क्रिया अपना प्रभाव, कर्ता पर। यानी कि अकर्मक क्रियाओं में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर, ठीक। तो जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उसमें अकर्मक क्रियाओं में, इसमें पहला पॉइंट नोट कर लेना, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। इसका क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, जब कर्म नहीं होगा तो किस पर पड़ेगा, कर्म से पहले क्या आता है वाक्य में, कर्ता, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त इन वाक्यों में नहीं होता है। अब ये क्रियाएं होती कौन कौन सी हैं, ये क्रियाएं होती कौन कौन सी हैं, जैसे कि चलना, सोना, उड़ना, उठना, रोना, नहाना, हंसना, दौड़ना, ठीक है, ये जो क्रियाएं हैं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए आप वीडियो को पूरे देखिएगा, बाद में आपको पहचानना इनको बताया जाएगा, सही तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। अब देखिए वाक्य दिया हो या ना दिया हो, खाली शब्द भी दिया होगा तब भी आप आसानी से पहचान लेंगे कि अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया। वाक्य में तो आप आसानी से पहचान ही लोगे कि वाक्य में इसमें कर्म है तो सकर्मक है, कर्म नहीं है वाक्य में तो अकर्मक है। लेकिन जब वाक्य ना दिया हो, खाली क्रिया शब्द दे दिया हो इस तरह से, तो आप कैसे पहचानोगे, ये आपको आगे आसानी से पहचानना बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। तो ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं, आक्रामक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो सकता है अभी बात आपके सर के ऊपर से जा रही हो, लेकिन आगे आप वीडियो को पूरी देखते रहिएगा, जब आपको इसको पहचानने के तरीके बताए जाएंगे तब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर, क्यों, क्योंकि इसमें कर्म होता है और क्रिया प्रभाव डालती है अपने से पहले वाले शब्द पर, ठीक है। क्रिया से पहले शब्द क्या होगा, कर्म होगा, कर्म नहीं है तो कर्ता होगा, लेकिन इसमें कर्म होता है तो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा कर्म पर, ठीक। और इसमें कर्म होता है, इन वाक्यों में क्या होता है, कर्म प्रयुक्त होता है, क्रिया के साथ
क्रिया के साथ कर्म होता है। ठीक है, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। तो ये दो मुख्य बातें हो गई सकर्मक क्रिया की। और होती कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे कि लिखना। अभी बताया जाएगा आपको कर्म कैसे पहचानेंगे। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, ठीक है, आदि ये जो क्रियाएं होती हैं ये सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक, यहाँ तक तो बात थी इनकी परिभाषाओं की। अब देखिए, अब उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं इनको कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य ना दिया हो, खाली कोई शब्द दे दिया, कोई क्रिया शब्द दे दिया। अब आपको पहचानना है कि सकर्मक होगा या अकर्मक होगा। ठीक है, जैसे ही कुछ शब्द हैं, कुछ कुछ शब्द हैं जैसे कि खाना, जैसे खाना, पीना, सोना, देखना। ठीक है, 4 शब्द हैं। अब आपसे कहा जाए कि इन चारों क्रिया शब्दों में अकर्मक क्रिया कौन सी है, पहचानिए। ठीक, तो देखिए इसका एक आसान सा तरीका, हम क्या लगा करके प्रश्न करते हैं। ठीक है, क्या लगा करके, कैसे, क्रिया से पहले क्या लगा दो, क्रिया से पहले सभी में क्या लगा दो, क्या, क्या। ठीक है, क्रिया से पहले क्या लगा दो। क्या खाना, कुछ ना कुछ तो खाना होगा। ऐसा तो है नहीं खाने की क्रिया बिना किसी दूसरे कुछ खाए हो जाएगी संपन्न। कुछ ना कुछ तो खाना होगा, यानी कि क्या खाना, खाना खाना, फल खाना, कुछ ना कुछ तो खाना, यानी कुछ इसका उत्तर क्या की जगह कुछ ना कुछ उत्तर हमें मिल रहा है। जब उत्तर मिले तो समझ लेना जो उत्तर आता है वह होता है कर्म। और ये क्रिया कैसी होगी, सहकर्मक। ये क्रिया कैसी होगी, सहकर्मक। अब क्या पीना, कुछ ना कुछ तो पीना होगा, पीने का काम कुछ ना कुछ पीकर ही होगा। ऐसा नहीं कि हमने कहा मैं पीता हूँ, कुछ तो पीता होऊंगा, कुछ तो पीऊँगा तभी तो पीने का काम होगा, ऐसा नहीं है। तो जब क्या की जगह कुछ उत्तर मिलता है तो ये क्रिया कैसी होगी, ये भी सकर्मक होगी। अब ये है देखिए सोना, ये है सोना। क्या सोना, क्या सोना, सोने का काम तो हो जाएगा, उसमें हमें जो है ऐसा तो है नहीं कुछ खाना पड़ेगा पीना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो सोने का काम हो जाएगा, यानी कि इसमें यहाँ पर कर्म की ज़रूरत नहीं है और क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। जब क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया कैसी होगी, तब क्रिया होगी अकर्मक। कैसी होगी क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये सोना क्रिया कैसी है, अकर्मक। क्या देखना, क्या देखना, टीवी देखना, पेड़ देखना, घड़ी देखना। ठीक है, कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा क्या की जगह पर। जब उत्तर मिलेगा तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। तो क्या का यदि हमें उत्तर मिलता है तो वह होगी सकर्मक क्रिया, और क्या का उत्तर नहीं मिलता है तब वह होगी अकर्मक क्रिया। ठीक, तो ये तो हो गया यदि क्रिया शब्द दिया हो, एक शब्द दिया हो और हमें पहचान ना हो कि ये कौन सा क्रिया है, तो हम क्या लगा करके प्रश्न करके हम पहचान सकते हैं। और जो क्या से उत्तर आता है वह होता है कर्म, यानी कि इन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत है। जब क्या लगा करके उत्तर आता है तो उन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत होती है, बिना कर्म के वह क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं होती हैं। कर्म की आवश्यकता होती है अनिवार्य रूप से, इसलिए वे क्रियाएं होती हैं सकर्मक। और जिनमें क्या लगा करके उत्तर नहीं मिलता तो वे क्रियाएं होती हैं अकर्मक, उन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए और तरीके देखते हैं पहचानने के। देख वाक्य लिखते हैं कुछ, जैसे कि वाक्य है मोहन चलता है, मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन तेज चलता है, मोहन तेज चलता है, मोहन खाता है,
मोहन फल खाता है। मोहन फल खाता है। ठीक है, देखिए ये 5 वाक्य हैं। अब इन वाक्यों में हमें पहचानना है कि किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है और किस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हमें पहचाननी हैं। ठीक, पहला वाक्य है मोहन चलता है। इस वाक्य में जो क्रिया है चलता है, यानी कि चलना जो एक क्रिया है, इसे हमें पहचानना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, देखिए पहचानने के यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो वही जो अभी पीछे बताया क्या प्रश्न करके। ठीक है, चलता है, तो चलता है क्रिया से पहले हम क्या लगा लेंगे, मोहन क्या चलता है। कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न बना लेंगे क्या चलता है, आप कह दोगे मोहन चलता है। क्या चलता है, मोहन चलता है। तो क्या का उत्तर मोहन कैसे हो जाएगा, क्या का उत्तर मोहन नहीं हो सकता, मोहन उत्तर होगा कौन का। हम कहेंगे कौन चलता है तब मोहन उत्तर आएगा। ठीक, क्या से एक बात याद रखना, क्या लगा करके उत्तर कभी भी सजीव नहीं हो सकता। क्या लगा करके जो उत्तर होगा कभी भी सजीव नहीं होगा, हमेशा निर्जीव ही उत्तर होगा। क्या लगाने से कभी भी सजीव आंसर नहीं आएगा, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, और जो मोहन है जो करता है, चलने का काम किसने किया, मोहन ने, तो मोहन तो कर्म हो नहीं सकता। मोहन क्या होगा, जो चलने का काम करता है, जो काम करता है कोई भी, तो उसे हम कहते हैं कर्ता। तो मोहन क्या होगा, कर्ता होगा, तो कर्म कैसे हो जाएगा। ठीक, तो क्या लगा करके यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं आ रहा। मोहन क्या है, कर्ता, और चलता है क्रिया, कर्म तो बीच में है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्रिया कैसी होगी, अकर्मक क्रिया होगी, और क्या लगाने से कोई उत्तर नहीं है। अब देखिए दूसरी पहचान, हम वाक्य को भूतकाल में बदल लेंगे। यदि वाक्य भूतकाल में दिया हुआ नहीं है तो वाक्य को भूतकाल में बदल लेंगे, और भूतकाल में वाक्य को बदलेंगे तो था थी थे हमें नहीं लगाना है। ठीक है, बाद में ऐसे पढ़ता था, चलता था, इस तरह था थी थे ये शब्द नहीं लगाने हैं। भूतकाल में बदलते हुए सामान्य भूतकाल में बदलना है। जैसे मोहन चला, इस तरह से मोहन चला, ऐसे नहीं मोहन चलता था, मोहन चला। जब हम वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे और कर्ता के साथ में, सुनते रहना, और कर्ता के साथ में ने का प्रयोग नहीं होता, कर्ता के साथ में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मोहन चला, ठीक है, क्या वाक्य बना, मोहन चला। ठीक, इस वाक्य में जो कर्ता है मोहन, इसके साथ में ने का प्रयोग नहीं हुआ। यदि कर्ता के साथ में ने का प्रयोग नहीं होगा तो समझ लेना क्रिया आकर्मक है, क्योंकि ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं में ही होता है। ने का जो प्रयोग होता है सकर्मक भूतकाल के वाक्यों में, ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं में होता है। मोहन चलता है, इस वाक्य को हम भूतकाल में बदलेंगे, क्या होगा, मोहन चला, और मोहन के साथ में ने का प्रयोग आया ही नहीं, कर ही नहीं सकते, मोहन ने चला ऐसे तो लिख नहीं सकते। जब ने नहीं आया तो समझ लेना ये क्रिया अकर्मक है। ठीक, दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य क्या हो गया, ये अकर्मक। ठीक, दूसरा है मोहन अखबार पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ता है। पहला तरीका क्या लगा करके प्रश्न करते हैं, मोहन क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अखबार, तुरंत उत्तर आ गया एकदम, अखबार पढ़ता है। जब क्या लगाने से उत्तर मिल गया तो समझ लेना कौन सी क्रिया, सकर्मक। ये कौन सी क्रिया, ये हो गई सकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। सर क्या वाक्य था हमारा, मोहन अखबार पढ़ता है। ठीक है, मोहन अखबार पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ता है, और क्या लगा करके हमने उत्तर किया तो हमें उत्तर मिला, प्रश्न किया तो क्या उत्तर मिला, अखबार। जब क्या लगा करके प्रश्न करने से मोहन उत्तर मिलता है तो वह क्रिया होती है सकर्मक, और जो उत्तर मिलता है उसको हम कहते हैं कर्म। ये क्या है, कर्म, और पढ़ने का काम किसने किया, मोहन ने, तो ये क्या है, कर्ता, और पढ़ता है क्या है, क्रिया। समझ में आया, जो काम करता है उसको हम कहते हैं कर्ता। ठीक, और जो कार्य का, जिन शब्दों से कार्य करने का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया, और क्या लगा करके प्रश्न करने से जो उत्तर मिला वह क्या है, कर्म। ठीक,
तो अखबार कर्म हो गया। जिस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया हैं तो वह वाक्य कैसा होगा, वह उसकी क्रिया कैसी होगी, सकर्मक क्रिया। तो इसमें जो क्रिया है कैसी है, सकर्मक, सकर्मक, यानी कि कर्म है साथ में जिसके, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म है। तो इसमें पढ़ता है क्रिया है, इससे पहले क्या लिखा है, कर्म। कर्म क्या है इसमें, अखबार। दूसरा तरीका भूतकाल में बदल के देख लो। दूसरा तरीका क्या है, भूतकाल में देख लो बदल करके। मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन ने अखबार पढ़ा, क्या हो जाएगा, मोहन ने अखबार पढ़ा। ठीक है, मोहन अखबार पढ़ता था, इस तरह से भूतकाल में नहीं बदलना है, हमें था थी ते लगाना ही नहीं है। मोहन ने अखबार पढ़ा। और देखिए इसमें जो करता है इसके साथ में ने आ गया, ऐसा बिना ने के वाक्य बनाओ। मोहन अखबार पढ़ा, ऐसे तो बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा वाक्य, ने जरूर लगाना पड़ेगा हमें। मोहन ने अखबार पढ़ा। जब कर्ता के साथ में ने आता है तो वह वाक्य उसकी क्रिया कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। जो ने आता है सकर्मक क्रियाओं में ही आता है। ठीक है, एक वाक्य लिखवाया था हमने, मोहन खाता है, मोहन खाता है, मोहन खाता है। इस वाक्य को बताओ, इस वाक्य में जो खाता है क्रिया है ये कैसी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। मोहन खाता है, खाने का काम किसने किया, मोहन ने। तो मोहन क्या है इसमें, मोहन तो हो गया कर्ता, खाता है हो गई क्रिया। अब आप कहोगे ये क्रिया अकर्मक है, क्यों है अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है, इसलिए ऐसा आप बोलोगे ना, इसमें कर्म नहीं है तो ये क्रिया अकर्मक है। और हम कहेंगे क्रिया सकर्मक है। आप कहो कैसे, अब देखिए इसमें क्या लगा करके हम प्रश्न करते हैं, मोहन क्या खाता है, बताओ उत्तर। कुछ ना कुछ तो इसका उत्तर ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है इसका उत्तर कुछ ना हो। मोहन क्या खाता है, कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा। अब देखिए इसमें जो कर्म है दृश्य नहीं है, कर्म इसमें स्पष्ट वाक्य में लिखा नहीं है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं वाक्य पूर्ण नहीं है, वाक्य अधूरा है, कुछ ना कुछ खाता होगा। ठीक है, खाने की क्रिया बिना कुछ खाए हो ही नहीं सकती, खाने की क्रिया बिना कुछ खाए संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए जो खाता है क्रिया कैसी होगी, ये सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये तो हो गया क्रिया लगा करके। दूसरा तरीका भूतकाल में बदलो, मोहन ने खाया, मोहन ने खाया, बिना ने के तुम वाक्य बना ही नहीं सकते इसको, मोहन ने खाया। ने आ गया ना, जब ने आ गया भूतकाल में बदलने पर तो क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। या हम ऐसे लिखें इस वाक्य को पूर्ण रूप से, कैसे होगा वाक्य, मोहन फल खाता है। ठीक है, तो क्या खाता है, फल खाता है, क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक। ये अगला वाक्य लिखते हैं, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, हंसता है क्रिया है, और हंसने का काम किसने किया, मोहन ने। तो मोहन क्या हो गया, कर्ता, हंसता है क्रिया। इसमें हंसता है जो क्रिया कैसी है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो क्या लगा करके प्रश्न करो पहले, मोहन क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, क्या हंसता है कोई उत्तर नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। भूतकाल में बदल के देख लो, मोहन हंसा या मोहन ने हंसा, ने नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है, तो मोहन हंसा, जब मोहन हंसा ने का प्रयोग नहीं हुआ तो क्रिया अकर्मक। मोहन टीवी देखता है, वाक्य लिख लेते हैं, मोहन टीवी देखता है, मोहन टीवी देखता है, मोहन टीवी देखता है, देखता है क्रिया हो गई, मोहन करता है इस वाक्य का। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं, मोहन क्या देखता है, टीवी, उत्तर मिल गया, इसका मतलब ये क्रिया है सकर्मक। चलिए सीधे सीधे वाक्य हो गए, कुछ टेढ़े से वाक्य भी ले लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें जो उड़ते हैं क्रिया है ये अकर्मक होगी या सकर्मक, जो उड़ते हैं क्रिया है ये अकर्मक होगी या सकर्मक। देखिए प्रश्न करते हैं कुछ बच्चे कैसे, आकाश में क्या उड़ते हैं, इस तरह से प्रश्न कर लेते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं और उत्तर रख देते हैं पक्षी, और परीक्षा में प्रश्न आता है तो इसको क्या देते हैं कि सकर्मक क्रिया है। अभी हमने बताया कि क्या का उत्तर कभी भी सजीव नहीं होगा, पहले बताया था ना
क्या का उत्तर कभी भी सजीव नहीं होता। और पक्षी कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। ठीक है, तो क्या का उत्तर तो पक्षी आ ही नहीं सकता। क्या का उत्तर पक्षी आ ही नहीं सकता। क्या का उत्तर हमेशा निर्जीव ही आएगा, सजीव आएगा ही नहीं। ठीक है, और पक्षी होते हैं सजीव। ठीक, तो पक्षी तो इसमें कर्म है नहीं, और क्या का उत्तर पक्षी आएगा भी नहीं। कौन उड़ते हैं? आकाश में कौन उड़ते हैं? ठीक है, तो पक्षी उड़ते हैं। और उड़ने का काम क्या है? उड़ने का काम कौन करता है? पक्षी। तो पक्षी कर्म कैसे हो जाएंगे? जो काम करते हैं वो तो क्या होते हैं? क्या कहते हैं उसको? जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, तो जो पक्षी हैं वो क्या होंगे? कर्ता होंगे। वो उड़ते हैं, ये क्या है? ये क्रिया है। आकाश में क्या है? ये देखो, में कौन से कारक का चिन्ह होता है? में अधिकरण का जो स्थान होता है ना, क्रिया का स्थान जहाँ क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकरण। तो ये हो गया अधिकरण। इस वाक्य में कर्म है ही नहीं। आप पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, हमें जो क्या लगाना है क्रिया से पहले लगाना है। और वाक्य में देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं? ऐसे प्रश्न कर लो, पक्षी क्या उड़ते हैं? कोई उत्तर ही नहीं है। पक्षी क्या उड़ते हैं? ठीक, तो हम देखिए इनको अलग अलग करके देख लेते हैं। जो उड़ने का काम किया पक्षियों ने, तो ये कर्ता हो गए। ठीक है, आकाश में चिन्ह लगाया तो ये अधिकरण कारक हो गया। उड़ते हैं एक क्रिया है। इस वाक्य में कर्म ही नहीं है। और उड़ते हैं क्रिया को कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या उड़ते हैं? ठीक है, इसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। क्या उड़ते हैं? आप कहोगे पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी तो सजीव होते हैं, इसलिए क्या का कोई यहाँ पर निर्जीव उत्तर नहीं है। ठीक, इसलिए कैसी क्रिया है? ये है अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चलिए दूसरा वाक्य लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाक्य आपके सामने आने वाला है, और आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले सुनी ही नहीं होगी। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, चलिए वाक्य में अकर्मक क्रिया की और सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। तो गिरता है क्रिया कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी या सकर्मक क्रिया होगी? गिरता है। ठीक है, पेड़ से क्या गिरता है? क्या लगा करके प्रश्न कर लेते हैं, पेड़ से क्या गिरता है? उत्तर आया पत्ता। आप कहोगे सजीव भी नहीं है, निर्जीव है, तो ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन हम कहेंगे कि सकर्मक क्रिया नहीं है, ये भी अकर्मक क्रिया है। अब कैसे? अब देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। गिरता है, ये क्या है? ये तो है क्रिया। ये क्या है? क्रिया। ये देखिए कुछ टेढ़े से वाक्य हैं, सीधे सीधे वाक्य नहीं जो आपको पहले बताए गए हैं। ठीक है, इनमें कुछ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। गिरता है क्रिया है। ठीक, पेड़ से जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसमें क्या होता है? पढ़ा होगा कारक में क्या होता है? अपादान। ठीक है, पेड़ से क्या हो गया? अपादान। अब पत्ता क्या है? पत्ता कर्म है या क्या है? ये आप कहते हैं कर्म है, हम कहते हैं कर्म नहीं है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कर्म है। ठीक है, पत्ता कर्म है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। ठीक, हमने मान लिया पेड़ से क्या गिरता है? पत्ता। सही उत्तर आया और आपने इसको कर्म मान लिया। सबसे पहले हमने एक बात बताई थी कि क्रिया के साथ में वाक्य में कर्ता जरूर होता है। ऐसा नहीं है बिना कुछ किए क्रिया अपने आप हो जाएगी, कोई ना कोई तो काम करेगा तभी तो क्रिया होगी। गिरना क्रिया है, इसमें गिरता है। गिरने का काम किसने किया? अब इसमें कर्ता बता दो, कर्ता कौन है? गिरने का काम किया किसने? पेड़ ने या पत्ते ने? ये तो करेंगे नहीं, ये अपादान कारक हो गया या कर्म कारक हो गया। जो काम करता है उसको हम कहते हैं कर्ता। तो बताओ गिरने का काम किसने किया? गिरने का काम इस वाक्य में, गिरने का काम क्या? पत्ते ने। कौन गिरता है पेड़ से? पत्ता। जब पत्ता गिरता है तो पत्ता यहाँ पर कर्म नहीं होगा, जो काम करता है उसको हम कहते हैं कर्ता। तो यहाँ पर पत्ता कर्म नहीं होगा, इसलिए ये वाक्य भी सकर्मक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर कर्म है ही नहीं। पेड़ से
पत्ता गिरता है। अब देखिए एक बात और बता दें आपको, ये वाक्य गलत है। आपने बुकों में भी ऐसे लिखा होगा ये वाक्य अशुद्ध है। इस तरह से वाक्य नहीं लिखा जाएगा। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? पत्ता पेड़ से गिरता है, ये वाक्य अब शुद्ध है। हाँ, वैसे एनसीईआरटी की बुकों में भी आपने देखा होगा पेड़ से पत्ता गिरता है, इस तरह से ही लिखा देखा है। अगर इस तरह से वाक्य लिखा जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। अब चलिए हमने अब वाक्य मान लिया कि ये वाक्य शुद्ध जैसे लिखा हुआ था पहले बुक में, आपने लिखा हुआ देखा वाक्य जो है शुद्ध है, तो और वाक्य को भी इस तरह से लिखो, कर्ता बीच में लिखो। फिर जैसे इससे पहले वाक्य बताया था हमने, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, इस तरह से लिखो उस वाक्य को भी। ऐसे क्यों लिखते हो? पक्षी आकाश में उड़ते हैं कर्ता पहले क्यों लिखते हो? या मोहन चलता है, ऐसे लिखो। जैसे कि मोहन अखबार पढ़ता है, तो अखबार मोहन पढ़ता है, इस तरह से लिखा करो वाक्य। तो इस तरह से वाक्य लिखने से अशुद्ध हो जाते हैं। यानी कि हिंदी में जो क्रम है वाक्य लिखने का, पहले कर्ता, ठीक, कर्ता, और कर्ता के बाद में जो और दूसरे कारक होते हैं वह कारक आते हैं। किस क्रम से आते हैं? ये क्रम आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जब पढ़ाएंगे जब बताएंगे। बस पहले इतना समझ लो, पहले वाक्य में कर्ता आता है और क्रिया सबसे बाद में आती है। ठीक, पहले कर्ता आता है और क्रिया सबसे बाद में आती है। तो कर्ता हम बीच में कैसे लिख सकते हैं? इसलिए जो शुद्ध वाक्य होगा वह यही होगा, पत्ता पेड़ से गिरता है। और ये क्रिया कैसी है? इसकी क्रिया कैसी है? अकर्मक। ठीक है, क्रिया कैसी है इसकी? अकर्मक क्रिया है। ठीक, ये हो गया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहचानने के कुछ तरीके। ठीक है, अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। देखिए सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं दो। सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं दो। दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के। कौन कौन से? पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक, इन शब्दों से ही हमें इनकी परिभाषा पता चल रही है। एक कर्मक मतलब एक कर्म जिसमें एक कर्म हो, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होगा वह होगी एक कर्मक। और द्विकर्मक, द्वि अर्थात दो, जिस क्रिया के दो कर्म होंगे वह होगी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आप देखिए इनके उदाहरण से समझ लेते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक, जैसे वाक्य है अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक, पहली बात देखिए इस तरह का वाक्य हमने अभी तक आपको नहीं समझाया है, अब समझ लेना। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कारक में हमने पढ़ाया कर्म कारक का चिन्ह होता है को। वाक्य में यदि कहीं पर भी को है, वाक्य में यदि कहीं पर भी को है तो वह होता है कर्म। और इस वाक्य में को कहाँ पर है? ये और किसके साथ में है? छात्रों के साथ में। तो छात्रों जो है ये क्या है? ये है कर्म। और क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। ठीक है, हम सकर्मक क्रिया की ही बात कर रहे हैं। सकर्मक क्रिया के हम भेद पढ़ रहे हैं। दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। यदि एक कर्म होगा तो एक कर्मक क्रिया होगी, और दो कर्म होंगे वाक्य में तो द्विकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर देख लेते हैं इस वाक्य में कर्म कितने हैं। अध्यापक ने कौन से कारक का चिन्ह होता है? कर्ता कारक का। ठीक है, और इन्होंने पढ़ाने का काम किया है, काम को करने वाले हैं तो ये हो गए कर्ता। छात्रों को जुड़ा है तो ये हो गए कर्म, और पढ़ाया क्या है? क्रिया। कर्म कितने हैं इस वाक्य में? एक कर्म है, क्या? छात्रों को, ये कर्म है इसमें। ठीक है, एक कर्म है तो क्रिया जो पढ़ाना क्रिया है इस वाक्य में कैसी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया है। ठीक, एक वाक्य और ले लेते हैं। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने कर्ता, पढ़ाई क्रिया, और क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो ये क्या है? कर्म। कितने कर्म है इस वाक्य में? एक कर्म है। एक कर्म है तो क्रिया कैसी होगी? एक कर्मक क्रिया। ठीक, अब ले लेते हैं एक वाक्य और, दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। अध्यापक ने छात्रों को
हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। एक तो को के साथ में कर्म हो गया, को है इसके लगा हुआ इसके साथ में, तो ये कर्म हो गया। और एक ये हो गया क्या, पढ़ाई हिंदी। ठीक, तो यदि वाक्य में कहीं पर को होता है तो वह भी कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है, ये बात भी याद रखना। और जो हिंदी है, क्या पढ़ाई, क्या लगाने से ये उत्तर मिला हमें हिंदी, तो एक कर्म ये हो गया, दो कर्म हो गए। ठीक है, तो पढ़ाई जो क्रिया है ये होगी कैसी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक, ये कैसी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। यदि वाक्य में किसी क्रिया के एक से अधिक कर्म होते हैं तो हम उसको या तो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं और कहीं कहीं पर बहुकर्मक भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना एक वचन और बहुवचन, द्विवचन तो होता नहीं है हिंदी में, द्विवचन होता है संस्कृत में। ठीक, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, तो बहुकर्मक भी कह सकते हैं हम इसको, द्विकर्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया। चलिए अब कुछ वाक्य देख लेते हैं एक कर्म को द्विकर्मक क्रिया के। राधा गाय को चारा खिलाती है। राधा गाय को चारा खिलाती है। राधा गाय को चारा खिलाती है। ठीक है, खिलाने का काम किसने किया, राधा ने, तो राधा कर्ता, खिलाती है क्रिया। ये काम हो गया, करने वाला हो गया। ठीक, ये करने वाला और ये काम, जो काम हो गया इसको हम कहते हैं क्रिया, जो करने वाला होता है उसको हम कहते हैं कर्ता। अब किसको, अब इसमें यहाँ पर आया को, यानी कि गाय इसमें कर्म हो गया, और क्या खिलाती है, चारा, तो क्या से उत्तर मिला, चारा। तो इस वाक्य में कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए, तो क्रिया हो गई द्विकर्मक। क्रिया कैसी हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, और वाक्य ले लेते हैं। मालिक ने नौकर को डांटा। मालिक ने नौकर को डांटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मालिक ने कर्ता, डांटा क्रिया, कर्म कहाँ है इसमें, को है, तो ये कर्म हो गया, एक ही कर्म है, तो कैसी क्रिया हो गई ये, एक कर्मक। अगला वाक्य ले लेते हैं। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। ठीक है, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। अब यहाँ पर एक को आपको यहाँ पर दिख रहा है, और क्या से प्रश्न मिल जाएगा हमें उत्तर, कंबल। राजा ने गरीबों को क्या दान दिए, कंबल। ठीक है, एक ये मिल गया, तो आप कहोगे कैसी क्रिया है, द्विकर्मक। यहाँ पर देखिए आपको एक विशेष तथ्य बताने वाले हैं, हम कहेंगे कि क्रिया द्विकर्मक नहीं है, ये है एक कर्मक। और एक कर्मक कैसे है, आप कहोगे यहाँ पर को है, जब को आता है तो वह तो जो है कर्म कारक का होता है, लेकिन कारक में आपने पढ़ा होगा, कि को जो है संप्रदान कारक में भी आता है और कर्म कारक में भी आता है। इसका मतलब ये संप्रदान भी तो हो सकता है, लेकिन संप्रदान कब होता है, ये बात सुन लीजिए, संप्रदान कब होता है। देखिए संप्रदान होता है जब किसी को दान दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, ठीक है, या किसी को उपहार दिया जाए, तो इन कंडीशन में जो को होता है वह कर्म कारक नहीं होता। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, कर्म कारक नहीं होता को। जब किसी को दान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, तो जो को होता है वह किसका होगा, संप्रदान कारक का होगा। यहाँ पर को कर्म कारक का नहीं है, इसलिए जो गरीब है ये कर्म कारक नहीं है। यहाँ पर कर्म कारक का शब्द केवल एक ही है, कंबल। क्या दिए, कंबल। ठीक है, इसलिए एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया नहीं है। जैसे कि एक सबसे पहले हमने वाक्य बताया था, इसमें एक बात और बता दें आपको, राधा गाय को चारा खिलाती है। ठीक है, ये वाक्य था, राधा गाय को चारा खिलाती है। इसमें कुछ बात बताने वाले हैं आपको। गाय को, अच्छा जो को होता है कर्म कारक का है, यहाँ पर है, इसमें कर्म कारक ये भी है,
जो चारा है ये भी कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर को नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण बता दें इसको। जो सजीव होता है, यदि कर्म सजीव होगा तो हम उसके साथ में को लगा होगा, यदि कर्म निर्जीव होगा तो उसके साथ में को नहीं होगा। चारा निर्जीव होता है इसलिए इसके यहाँ पर को नहीं है, ठीक है। गाय सजीव होती है इसलिए यहाँ पर को है। यदि कर्म सजीव होगा तो ही को का प्रयोग होगा, निर्जीव कर्म में को का प्रयोग नहीं होता है। ये बात भी आपको नोट करने वाली है, याद रखने वाली है। जो सजीव कर्म होता है उसके साथ में ही को का प्रयोग करते हैं और निर्जीव कर्म के साथ में को का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, सजीव कर्म को हम वाक्य में पहले लिखते हैं और निर्जीव कर्म को वाक्य में बाद में लिखते हैं। अगर हमने इन दोनों बातों का ध्यान नहीं रखा, यदि निर्जीव कर्म के साथ में को लगा दिया, राधा गाय को चारे को खिलाती है, इस तरह से वाक्य बना दिया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। या राधा गाय के साथ में हम को नहीं लगाएंगे तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। या गाय को बाद में लिख देंगे, चारा पहले लिख देंगे, राधा चारा गाय को खिलाती है, तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यानी कि जो सजीव कर्म है वह वाक्य में पहले आएगा, निर्जीव कर्म वाक्य में बाद में आएगा। यानी कि गाय पहले ही लिखा जाएगा, चारा बाद में ही लिखा जाएगा। सजीव पहले, निर्जीव बाद में, ठीक है। ये बात भी याद रखने की, यदि हम इस क्रम को भूल जाते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। और जो सजीव कर्म होता है इसको हम कहते हैं गौण कर्म, और जो निर्जीव कर्म होता है इसको हम कहते हैं मुख्य कर्म। जिसका क्या से उत्तर मिलता है उसको वह तो होता है मेन कर्म, मुख्य कर्म, और जिसके साथ में को लगा होता है वह होता है गौण कर्म। गौण अर्थात जिसकी प्राथमिकता कम हो, कम महत्व होता है, ठीक है। तो ये था सजीव, ये थी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और आगे अगली वीडियो में हम क्रिया के और भेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।